A very good evening to all the viewers who are watching this video. So we at Shriram Classes providing MCOM entrance classes for the last several years. We started our classes in 2010 and since then we have been giving MCOM entrance classes every year to MCOM aspirant. तो ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. हमारे पिछले अराउंड 13-14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड है. तो आप हमारी वीडियो को देखें और जो भी आपके एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड या एमकॉम कोर्स से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं, आई होप उनका आंसर्स आपको आज मिलेगा. और अगर कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जिनका आंसर इस वीडियो में नहीं है तो वीडियो के एंड में हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करेंगे. आप हमें अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम उसका जो भी बेस्ट आंसर होगा आपको उसका आंसर देंगे और रिप्लाई करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो द पर्पस है इस वीडियो का वो ये है, हम लोगों ने अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ आर पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने कुछ फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है और वो हमने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू. आप प्लीज ध्यान से वीडियो के साथ बने रहें. हम एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली बच्चों के माइंड में होते हैं जब वो एमकॉम करने की सोचते हैं, पेरेंट्स के माइंड में होते हैं जब वो सोचते हैं कि उनके बच्चे एमकॉम करें. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, इज एमकॉम इन डिमांड. सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स के बच्चों के माइंड में आता है, एमकॉम करना भी चाहिए, एमकॉम करें, एमकॉम करने से कुछ बेनिफिट होगा या कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करें. तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं. अगर आपका रीजन है, एमकॉम लोग बहुत सारे रीजन से करते हैं. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन रहता है लोगों का एमकॉम करने का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन फॉर विच पीपल डू एमकॉम. जो फर्स्ट रीजन रहता है, अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं, तो एमकॉम आपके लिए एक पासपोर्ट है. आप उस पासपोर्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, आप एमकॉम कीजिए और बीएड कीजिए, आपको 11th-12th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप टीचिंग के लिए, पीजीटी टीचर के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल्स में भी. अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप एमकॉम कीजिए, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर क्लियर कीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस में भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी. तो इस तरीके से ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है. उसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वर्क एक्स लेना चाहते हैं, उसके बाद कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं, श्रीराम क्लासेस दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है और हम दिल्ली में रहते हैं. हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत फेमिलियर हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर एक प्लेसमेंट सेल है जहाँ पर हर साल बहुत सारी कंपनीज आती हैं. बहुत सारी कहना ठीक नहीं होगा, कुछ कंपनीज आती हैं जिसमें डिलॉयट बहुत हम लोग सुनते हैं स्टूडेंट से. तो वो लोग रिक्रूट करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होती है एमकॉम स्टूडेंट्स की और उनको ठीक ठाक पैकेज में जॉब लगती है. तो ये प्रूव करता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी एमकॉम को कंसीडर करता है. थर्ड रीजन होता है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पीजी करते हैं, तो वो पीजी आपको प्रमोशन में हेल्प करेगा, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा और आपको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली, इंटरव्यूज में पर्टिकुलरली और प्रमोशन में. तो ये भी एक रीजन होता है. और जो बहुत जो बेस्ट पार्ट है एमकॉम का, कि एमकॉम के अंदर कोई अटेंडेंस, एमकॉम कोर्स के अंदर अटेंडेंस नहीं होती है, अटेंडेंस ली ही नहीं जाती है. क्योंकि यूनिवर्सिटीज को भी मालूम है यूजी करने के बाद अगर हम पीजी में अटेंडेंस कंपलसरी करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए देर इज नो अटेंडेंस, दे डोंट टेक अटेंडेंस in MCOM. Particularly, I am talking about Delhi University. Since we are Delhi-based institute, so we are more familiar with Delhi University. आप बाकी यूनिवर्सिटीज में अगर देख रहे हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी से भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस नहीं होती. तो आप साइमल्टेनियसली कोई और कोर्स कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं और जो भी आपको कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं. बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं. यू वोंट बिलीव,
बट हमारा एक्सपीरियंस है, हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने हमसे कोचिंग ली, एंट्रेंस की, और उसके बाद उन्होंने एमकॉम कोर्स ज्वाइन किया, और बाद में जब हमारी बात होती थी उनसे, तो वो बोलते थे सर हम तो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ मैनेज कर रहे हैं, पेपर देने जाते हैं, अटेंडेंस होती नहीं है और मैनेज हो रहा है अच्छे से। और अगर ये तो हो गई एमकॉम का, इज एमकॉम इन डिमांड। अब दूसरा रीजन है, अगर हम कॉमर्स के बच्चे की बात करें, अब वो जमाना चला गया जब आप सिर्फ यूजी से काम चला लेंगे, आपको पीजी करना पड़ेगा। अब एम कॉमर्स के बच्चे के लिए पीजी के दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो एमकॉम करे या एमबीए करे। एमबीए करे तो एमबीए करने के लिए कैट का प्रिपरेशन करे, उसका पेपर क्लियर करे, और उसके बाद एमबीए कोर्स में एडमिशन ले। जैसे आप जानते हैं कि कैट हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, उसके लिए कोचिंग लगानी पड़ती है, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। फिर एमकॉम में जब एडमिशन होता है तो उसकी फीस 15 लाख से लेके 30 लाख के बीच में होती है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। सभी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्स के लिए वो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, सभी बच्चों के लिए कैट क्लियर करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपको अगर आपका और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होता, तो पीजी अगर आपको करना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो एमकॉम एक बेस्ट है। आप एमकॉम चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें चाहे प्राइवेट, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एमकॉम एक प्रेस्टिजियस कोर्स है और इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 20, 30, 40 इसी के बीच में होती है, और आप इतने पैसे में एक अच्छा प्रेस्टिजियस मास्टर डिग्री ले लेंगे और पीजी हो जाएंगे। तो इज एमकॉम इन डिमांड? यस, इट इज वेरी मच इन डिमांड। बट आपको उसका पर्पस नहीं पता होता, तो आपको लोग मिसगाइड करते हैं कि एमकॉम मत कीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि एमकॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एमकॉम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा ही करेगा, आपकी प्रमोशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एकेडमिक्स में, कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जनरली हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, कि सर व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एनरोल इन एन एमकॉम प्रोग्राम। सर एमकॉम में एडमिशन लेने का क्या तरीका है? एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो वो कैसे, वो सर वो कौन सा एग्जाम होता है, वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो कंडक्ट करवाता है एनटीए। हम एनटीए के वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप लोग देखेंगे, हमने यहाँ डाला पीजी एनटीए 2024। तो सबसे पहले सीयूईटी पीजी 2024 जो साइट खुली, हम इसको ओपन करेंगे। ये साइट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी, तो ये मैंने खोली है, 2024 का है। तो आपको यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो रहा है, तो आप इसको आराम से रीड कीजिए, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी आपके आपको कॉमन यूनिवर्सिटी, आई हैव ओपन इट फॉर 2024। तो आप जब भी वीडियो देखेंगे आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और उस ईयर का आप देख पाएंगे। तो हम मेन मेन पॉइंट्स पे आते हैं। ये कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है। इसके अंदर जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपका सेंटर पड़ता है, आपको वहां जाना होता है और पेपर करना होता है। उसके बाद एज लिमिट, नो देयर इज नो एज लिमिट, आप कर सकते हैं, एज लिमिट कुछ नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का हो सकता है एज लिमिट कुछ हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखना होगा। बट सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए देयर इज नो एज लिमिट। सर इसमें रिजर्वेशन होती है? यस, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी सभी तरह की रिजर्वेशंस एप्लीकेबल हैं। उसके बाद आता है कि सर ये पेपर हम कैसे क्लियर करेंगे और कैसे होगा, इसका क्या सिलेबस होगा, और हमें कितना पढ़ना होगा, और पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये कुछ सवाल हैं। तो हम उस पर बात करते हैं, हम सिलेबस पे जाते हैं। तो सिलेबस के अंदर आप ये देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। तो अगर हम सिलेबस में नीचे जाएं तो यहाँ पर आपका कॉमर्स का, एक सेकेंड, कॉमर्स, 1 मिनट, एग्री बेस, एग्रीकल्चर, एशियंट, ये सब कॉमर्स का नीचे है। ये आ गया कॉमर्स का, चाइनीज, ये रहा कॉमर्स का। तो कॉमर्स का COQP 08,
यहाँ पर आप जाएंगे, ये एनटीए की वेबसाइट है, आप नोट करने pgcut.samarth.ac.in। आप सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस में जाने के बाद आप नीचे आएंगे और कॉमर्स के अंदर आके आप इसको व्यू करेंगे। आप कॉमर्स का जो सिलेबस है, अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप एमकॉम कॉमर्स के बच्चे और कौन सा पीजी कर सकते हैं, एमबीए के अलावा और भी चीज़ें ऑप्शंस हैं। तो सिलेबस तो आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर मेंशन है जो क्वेश्चन आपका टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 75 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये सब्जेक्ट्स जो हैं इनके बेसिस पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, करेंसी एंड बैंकिंग बैंकिंग सेकंड सब्जेक्ट, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट थर्ड सब्जेक्ट, ऑफिस मैनेजमेंट फोर्थ सब्जेक्ट, अकाउंटिंग फिफ्थ सब्जेक्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड सेवन्थ सब्जेक्ट, पब्लिक फाइनेंस एट्थ, बिजनेस लॉ नाइन्थ, कॉस्ट अकाउंटिंग टेंथ, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस इलेवेंथ, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग ट्वेल्थ, बिजनेस मैथमेटिक्स थर्टीन, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स फोर्टीन, देन ये रिपीट हो चुका है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फिफ्टीन, contemporary ऑडिट 16, Indian economic structure 17, marketing practices and finance 18, macroeconomics 19, trade of India 20, applied and business statistics 21, law and practice of banking 22, development banking 23, and quantitative economics 24. So there are 24 subjects which are there in the syllabus, and out of these subjects, they give 75 questions, and all are MCQ based. तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट अपने एमकॉम यूजी के अंदर पढ़ रखे होंगे, जरूर पढ़ रखे होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके लिए नए हों जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते हों यूजी में। उसके बाद जो आपका पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें राइट आंसर अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको +4 मिलेगा, और अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आपका -1 होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 24 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे लगता है अब मैं मतलब जैसे हम यहाँ पर ये डील कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, व्हाट आर द स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 कि आप अपनी सिलेबस को डाउनलोड करें, सिलेबस को देखें। अगर आपके पास आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप सेल्फ स्टडी करें क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट। और अगर आपको लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और भी किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप डेमो क्लास लेकर देखें, स्टडी मटेरियल देखें, नोट्स देखें, और फिर उस बेसिस पे डिसाइड करें कि आपको कोचिंग लेनी है, कहाँ से लेनी है, नहीं लेनी है। लेकिन हमारी एडवाइस वैसे ये रहती है कि आप लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए इस एंट्रेंस के लिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपने चाहे ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपने पढ़े थे डिस्क्रिप्टिव टाइप, वहाँ फुल फ्लेज क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े भी हुए हैं तब भी आपके लिए क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं पूछूं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है तो आप पूरा एक पेज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट, और आपको चार ऑप्शंस दे दूं, साइंस, आर्ट, बोथ, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, कुछ इस तरीके से, आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस केस में स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है तो उनको बहुत लॉस होता है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एमकॉम करना चाहते हैं तो मेरा ये आपको एडवाइस है, यू मस्ट गो फॉर कोचिंग। इफ यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड यू वांट टू डू एमकॉम, देन यू मस्ट गो फॉर कोचिंग, बिकॉज कोचिंग वुड डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपको हम लोग कंपाइल नोट्स करके सारे देते हैं, हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एमसीक्यू बेस, हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं हम अपने टेस्ट पोर्टल पे। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको वहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम देने का फील आएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और जो एक चैलेंज रहता है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे डील करना है, वो क्वेश्चन से नहीं मिलते। बहुत सारे कंटेंट में चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कंटेंट में प्रॉब्लम होगी, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर कवर होंगी, और प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट पढ़ाए भी जाएंगे। उसके बाद आता है, आप उस कोचिंग लेंगे। अब ये आता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो आप डिसाइड करें। अगर लेनी चाहिए तो फिर ये सवाल उठता है कि हमें कब लेनी चाहिए। तो आप कोचिंग लेने के लिए
हमें ऐसा फील होता है कि आप अपना जो ये फिफ्थ सेमेस्टर का अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब आपके ख़त्म हो, तो उसके बाद आप कोचिंग लगाएं। तो जून और जुलाई वुड बी द राइट टाइम। आप जून से लगाएं या जुलाई से लगाएं। और आपके पास, अगर आप जून से लगाते हैं तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 9 मंथ्स रहेंगे प्रिपरेशन के लिए। इस बार 2024 में ये एग्ज़ाम मार्च में हुआ है, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में इसकी डेट अनाउंस हुई थी। और ये एग्ज़ाम हुआ है 19 मार्च 2024। तो मार्च में एग्ज़ाम होना है, 24 सब्जेक्ट हैं, तो यू नीड कोचिंग एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स, राइट। तो आपको जुलाई तक अगर आपको करना है तो लगा लें। अगर आप लेट भी लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी लगाते हैं, तो दैट वुड आल्सो हेल्प। लेकिन अगर करना ही है और आपका डिसीजन फाइनल है, तो हमें सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो उतना ही बेटर है। उसके बाद आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो एम कॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए का दावा करती हैं। बट हम उन बुक्स पर कभी भी रिलाई नहीं करते। वो बुक्स की के अंदर जो कंटेंट है, वो बहुत सारी जगह पर बहुत सारे एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, और सब स्टैंडर्ड है। तो उन बुक्स को पढ़ के अगर आप कोचिंग मतलब पेपर क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन बुक्स का स्टैंडर्ड, एरर, मिस्टेक्स और पैटर्न पे बेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम तो रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई भी पर्टिकुलर बुक मार्केट से लें जो जिस जिस जो इस बात का दावा करे कि आप ये वाली बुक पढ़ो और उसको पेपर क्लियर करो। तो वो पॉसिबल हमें नहीं लगता। बाकी उसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि विच कोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द सीयूईटी पीजी। अब हमने कुछ यहाँ कोर्सेज के नाम लिखे हैं। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। अब जैसे हम यहाँ सिलेबस पे जाते हैं, अगर आप इसके सिलेबस को देखें तो यहाँ कॉमर्स है। कॉमर्स का बच्चा यूजी जिसने बीकॉम किया है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम किया है, तो वो कॉमर्स कर सकता है। वो इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस भी दे सकता है। वो CU QP 110 है। हम देखते हैं एक बार। आपका 8-10, 10 नीचे होगा इकोनॉमिक्स, यहाँ होगा इंग्लिश इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स। तो आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, अगर MA इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं कॉमर्स के बच्चे। और कुछ बच्चे करते भी हैं, उनका प्रोपोर्शन कम रहता है, बट कर सकते हैं। थोड़ा टफ रहेगा करना, लेकिन अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं कॉमर्स के बच्चे। और कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं, जनरल MBA भी कर सकते हैं। तो MBA भी आप इसी CUET का जो एग्ज़ाम है, लेकिन सिलेबस सबका अलग अलग है। आप MBA भी कर सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और इसकी फीस उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कैट एलिजिबिलिटी नहीं है, इसके अंदर CUET है। तो आप MBA भी कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ, MBA, MPT, मैथमेटिक्स, एम एड LLM भी करते हैं लोग, जैसे हमने नेक्स्ट ऑप्शन LLM LLB भी करते हैं लोग। आप LLM नहीं कर सकते, अगर LLB हो तब LLM कर सकते हैं। नहीं तो आप MBA भी कर सकते हैं। लिस्ट में COQP 12 पे आप जाके सर्च करेंगे तो MBA का सिलेबस मिलेगा। इकोनॉमिक्स का भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये एडवाइस रहती है कि अगर आपने बीकॉम किया है, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, तो आपको कॉमर्स में ही PG करना चाहिए। वो आपके लिए यूजफुल भी रहता है और आपको ईजी भी रहता है। अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो आपके लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं। आपको बहुत टाइम देना हो पड़ेगा, और कुछ चैलेंजेस होंगे एंट्रेंस क्लियर करने में भी और कोर्स करने में भी। उसके बाद आता है कि सर, अगर हम ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हमारी कवर हो जाएंगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, इसके अंदर 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 42 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 16 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और 80 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। मैं आपको उनकी लिस्ट दिखाता हूँ। आप इसी वेबसाइट पे जाकर, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो यहाँ सभी यूनिवर्सिटीज हैं। आप देख सकते हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस CUET PG आप देंगे तो आप यू बिकम एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन ऑल दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके नीचे अगर हम जाएं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी मेंशन की हैं। आप देख सकते हैं आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं,
तो ये सब नाम दे रखे हैं, आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होती है कि नहीं होती। जैसे मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, मेरा एलिजिबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आपको एमकॉम करना है, लेकिन कोई एक्स यूनिवर्सिटी है, उसने बोला है कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। किसी एक्स यूनिवर्सिटी ने बोला आपके 40% होने चाहिए, तो यू बिकम एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन आर यूनिवर्सिटी इफ यू क्लियर CUET PG। तो किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है, तो इस तरीके की आप एलिजिबिलिटी उस यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी इस एग्ज़ाम, जब फॉर्म भरेंगे तो एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, इतनी सेंट्रल, इतनी स्टेट, इतनी डीम्ड, इतनी ईयर, वो मैंने आपको लिस्ट दिखा दी। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर एडमिशन टू द एमकॉम। तो प्री रिक्विजिट क्या है? अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो आप या तो यूजी कर रहे हो, परसुइंग हो, और आप फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हो या देने वाले हो। जैसे इस बार मार्च में एग्जाम हुआ है, तो जो एस्पिरेंट हैं वो अभी फाइनल ईयर का एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। तो अभी वो लोग दे सकते हैं, या लोग, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी दे सकते हैं। जो ग्रेजुएट होने वाले हैं अगले जून जुलाई तक, वो भी दे सकते हैं। जैसे अभी हम मार्च अप्रैल में खड़े हैं, मार्च 19 मार्च 2024 को एग्जाम हुआ था, और हम अप्रैल 2024, 3 अप्रैल 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन जून या जुलाई में होने वाली है तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं तब भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्री रिक्विजिट्स है। उसके बाद हम आपको अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम इसमें थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात हो रही है। तो अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस को देखें, तो एप्लीकेशन फ़ीस इस फॉर्म को भरने की, जनरल के लिए 1200, आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरी वाइज, आउटसाइड इंडिया के लिए अलग अमाउंट है। उसके बाद आप ये देखें, इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म था, वो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट करने की 27 जनवरी से 29 जनवरी तक का टाइम था। ये सारे डेडलाइंस हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन था 23 से इसके बीच में। अब आंसर कीज कल रिलीज होंगी, तो आंसर कीज को आप चैलेंज कर सकते हैं 4 को। ये जो पेपर है ये 2 शिफ्ट में होता है, 3 शिफ्ट में होता है, 105 मिनट। आपके पास 75 क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 105 मिनट्स आपके पास का समय रहता है उनको अटेम्प्ट करने का। उसके बाद ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा फॉर्मेट आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा बता रखे हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा असिस्ट करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे एमकॉम से रिलेटेड, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आप देखें, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 75 क्वेश्चन। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स विद कोर्सेज गिवन है। और नीचे आएंगे अगर हम, तो रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है, EW भी है, सब चीज़ें हैं। चॉइस ऑफ सिटीज, आप 2 सिटी अपनी चॉइस की भर सकते हैं जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी फर्स्ट चॉइस दिल्ली होगी, और दूसरी सिटी आप डेफिनेटली गुड़गांव भर सकते हैं, नोएडा भर सकते हैं, गाजियाबाद भर सकते हैं, या जिस भी सिटी में आपको चांसेस रहता है कि वो फर्स्ट चॉइस दें। अगर फर्स्ट चॉइस पे सेंटर्स फुल हो गया है और स्पेस नहीं है, तो वो आपकी सेकंड चॉइस को पिक करते हैं। ये प्रोसीजर दे रखा है, एडमिट कार्ड कैसे इशू होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये शिफ्ट होगी 1 hour 45 minutes, 105 मिनट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। ये आपका NTA स्कोर। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। अब ये आता है कि सर, आपने बोला 75 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, और सर आपने ये भी बोला कि करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स होंगे, और अगर रॉन्ग आंसर हमने दिया तो उसके लिए आपका, एक सेकेंड, अगर आपका रॉन्ग आंसर होगा तो उसके लिए हम आपका -1 करेंगे। बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और टोटल जो है आपके पास 75 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। तो अगर हम 75 क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली देखें, तो आपके पास कितने मार्क्स का पेपर हो गया?
300 मार्क्स। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो हमारा कितने परसेंट पे हो जाएगा। अगर देखिए, अगर आप 300 में से 50% से लेके 60% के बीच में अगर आपका स्कोर आता है, अब मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ स्लैब 50 to 60, तो आपका 100% अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे से अच्छे आपका डीयू में हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हो जाएगा, एसआरसीसी में हो जाएगा, हंसराज में हो जाएगा, हिंदू में हो जाएगा। जो भी अच्छे कॉलेजेस आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं उन सब में हो जाएगा इफ यू स्कोर बिटवीन 50 to 60%। इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर कि अगर, अब वो डिपेंड करता है कि मेरिट किस बेसिस पे चल रही है। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका मार्क्स कितने हैं उस पे रिजल्ट डिपेंड नहीं करता, आपने कितना अच्छा पेपर किया उस पे डिपेंड नहीं करता, बाकी लोगों ने कितना अच्छा किया। अगर बाकी लोगों ने बहुत अच्छा किया तो वो कट ऑफ 60 की टूवर्ड चली जाती है, अगर एवरेज किया तो 50 की टूवर्ड्स आ जाती है, अगर नॉर्मल किया तो 55 56 के बीच में रहती है, जिसमें आपको अच्छे कॉलेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं मिल जाएंगे। तो अगर हम 50% की बात करें 300 में से, तो इसका मतलब ये हुआ सर आप ये कहना चाहते हैं 150 से, हम अगर 150 से लेके 170 के बीच में लेकर आते हैं या 180 के बीच में लेकर आते हैं तो हमारा कंफर्टेबली अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। तो आंसर है यस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 24 सब्जेक्ट्स हैं, सारे क्वेश्चन सबके ठीक नहीं होते हैं। यूपीएससी का प्रीलिम्स भी होता है, उसमें भी सबके सब क्वेश्चन क्लियर करेक्ट नहीं होते, तो कट ऑफ इतना ही जाता है। तो यहाँ पर भी 50 to 60%। मैंने एक बड़ा टेप स्लैब ले लिया है ताकि आप उसको टारगेट करें। अगर आपका बिलो 50 भी आता है तब भी यू कैन गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। मैं आपको अपनी वेबसाइट भी हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको हमारा रिजल्ट भी थोड़ा मालूम चलेगा। ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और आप हमारे बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, आप हम पे ट्रस्ट करें या ना करें, क्यों करें आप ट्रस्ट। ये आप देखिए हमारा सीयूईटी का 2023 का जो रिजल्ट था, आप देखिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, रामजस, आप इनके वीडियो टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं। 2022 का हमारा जो सेकंड रैंक था हमारा डीयू में 2022 में, आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको मालूम, आपको हमारे जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उस पे आपको थोड़ा ट्रस्ट होगा। आप हमारे ये जो भी लोगों ने टेस्टिमोनियल दी हैं आप उसको रीड करके देख सकते हैं, तो इट विल हेल्प यू बेसिकली टू गेट आई मीन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स एंड अबाउट आवर क्लासेस ऑल्सो, राइट। तो आई होप आपको एम कॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसका आंसर मिला। तो आप मिसगाइड मत होइए। आप कुछ भी नहीं करते, आप कोई ऐसे ही मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और ऐसा लोग माइंड में डाल देते हैं एमकॉम नहीं है अच्छा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। तो अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जो है 9958034547। तो आई रिपीट माई नंबर, 9958034547। अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आप हमारा नंबर देख सकते हैं, 9958034547। ये नंबर अभी हमारा यूज़ में नहीं है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे आपके क्वेश्चन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप मिस गाइड ना हो और एमकॉम से रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एमकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो से कुछ यूज़फुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग 2024 अभी हम लोग बहुत सारी वीडियोस, इसके बाद और भी वीडियोस, सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस, हम बहुत वीडियोस फ्यूचर में डालने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हेल्प होगा। हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस डालेंगे, कोई टॉपिक उठाएंगे उसको पढ़ाएंगे और उसकी वीडियो डालेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे स्टैट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। तो अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब काफ़ी कुछ यूट्यूब पे करने वाले हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे पिछले काफ़ी सालों से, अब हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो, और आप लाइक करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. सो आई एम नाउ signing out. Thank you so much for watching. Bye bye.